हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का टॉपिक जिसका नाम है क्या, यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास का। ये काफी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो यूरिन फॉर्मेशन को याद रखने की सबसे इजी ट्रिक है कि हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन में हम 3 की पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, पहले का नाम है क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरे का नाम है क्या, रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरे का नाम है सिक्रेशन। तो 3 स्टेप में हम इसका आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो यूरिन फॉर्मेशन है वो होता कहाँ पे। तो यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होगा, हमारे कौन से ऑर्गन में होगा, किडनी के अंदर, जिसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है क्या, नेफ्रॉन। तो हमने एक नेफ्रॉन का डायग्राम ले रखा है हमारे पास साइड में, जिसकी लेबलिंग अभी हम करने वाले हैं, मतलब नाम याद करेंगे कि कौन से पार्ट का कौन सा नाम होता है और यूरिन फॉर्मेशन इसके थ्रू कैसे हो रहा है। तो नेफ्रॉन की अगर बात करें तो वो क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, जो क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा। ब्लड को फिल्टर करके कर क्या रहा है, जो भी ब्लड में टॉक्सिक मटेरियल्स है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्सेसिव सोल्ट है या एक्सेसिव जो भी पार्ट है, उन सबको क्या करेगा, वो फिल्टर आउट करेगा और एक फिल्ट्रेट बनाएगा। वो जो फिल्ट्रेट है उसी को हम बोलते हैं क्या, यूरिन। तो हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन होगा कैसे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम किसकी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, तो हो क्या रहा है, तो इसको एक डायग्रामेटिकली वे में समझते हैं। तो हम एक बार डायग्राम बनाते हैं इसका। हम बना लेंगे सबसे पहले क्या, बोमन्स कैप्सूल। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक बोमन्स कैप्सूल बनाया, देखो। हमने बना लिया क्या, ये बना लिया बोमन्स कैप्सूल। अब बोमन्स कैप्सूल में होता क्या है, यहाँ बोमन्स कैप्सूल में क्या आएगी, ब्लड वेसल्स आएंगी। एक ब्लड वेसल आई, यहाँ पे ये क्या बनाएगी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और फिर ये वापस बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है। तो हमने देखा कि ब्लड वेसल आ रही है और ब्लड वेसल बाहर निकल रही है। तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें और स्ट्रक्चर में नोटिस करें, तो जो आने वाली ब्लड वेसल है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी आती है कहीं भी ऑर्गन में। अगर कोई भी ब्लड वेसल ब्लड कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड, तो वो कौन कैरी करेगा, आर्टरी। तो हमने बोला क्या कि ये जो आर्टरी आ रही है, आने को बोलते हैं क्या, एफरेंट। आने को क्या बोलेंगे, एफरेंट। तो ये कौन सी आर्टरी होगी, एफरेंट आर्टरी होगी। और जाने वाली को क्या बोलेंगे, इफरेंट। तो ये कौन सी आर्टरी हो गई, इफरेंट आर्टरी हो गई। ठीक है। तो हम देखें, अगर डायग्रामेटिकली देखें, तो एफरेंट आर्ट्रियोल, जो इफरेंट आर्ट्रियोल जो आ रही है, इसका डायमीटर बड़ा है, और जो निकल रही है इफरेंट आर्ट्रियोल, इसका डायमीटर छोटा है। तो अगर हम लॉजिकली सोचें, तो अगर किसी कंटेनर में पानी आ ज्यादा रहा है, मानो कोई भी कंटेनर, इसमें कोई भी सॉल्यूशन आ रहा, अगर आ रहा है ज्यादा स्पीड से और बाहर निकल रहा है कैसे, कम स्पीड से, तो प्रेशर क्रिएट होगा उस टैंक के अंदर या उस कंटेनर के अंदर। सिमिलरली क्या होता है, ये जो बोमन्स कैप्सूल के अंदर ये जो ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर भी ऐसा होगा। नीचे क्या बनाया हमने, बोमन्स कैप्सूल, और ऊपर क्या है, ग्लोमेरुलस है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेसिव ब्लड फिल हो गया। देखो यहाँ पे ब्लड है और ब्लड के कुछ सॉल्यूशंस है, पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो हमने बोला इन पार्टिकल्स के प्रेशर की वजह से क्या होगा, इसके अंदर से चीजें ट्रांसफर होने लगेगी। यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल के अंदर, कहां से, ग्लोमेरुलस से चीजें कहां ट्रांसफर होगी, बोमन्स कैप्सूल के अंदर। क्यों, एक्सेसिव प्रेशर की वजह से। अब हुआ क्या प्रेशर की वजह से, देखो अगर ग्लोमेरुलस की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। और बोमन्स कैप्सूल का जो प्रेशर था वो क्या रह गया, लो। ठीक है। ऊपर वाले का प्रेशर हाई और नीचे वाले का प्रेशर लो। और हमने सिंपल सी डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर या हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वही हुआ, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ पार्टिकल्स मूव किए। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ब्लड के अंदर से चीजें क्या होंगी, प्रेशर की वजह से नीचे किस में आना इकट्ठा होगी, बोमन्स कैप्सूल में, और यहाँ की चीजें इकट्ठा हो जाएगी। इसको बोलेंगे हम क्या, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब छनी हुई चीजें। ठीक है। तो फिल्ट्रेट हमारे पास यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब देखो बेसिकली अगर बात करें तो दोनों किडनीज, किसी भी एक अडल्ट नॉर्मल ह्यूमन में दोनों की दोनों किडनीज पर डे कितना फिल्ट्रेट बनाती है, वो बनाती है लगभग कितना फिल्ट्रेट, 180 लीटर पर डे। 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है पर डे। क्या इतना यूरिनेशन करना पॉसिबल है कि आप 180 लीटर यूरिनेशन करो पर डे के हिसाब से, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नॉर्मल यूरिनेशन का वैल्यू अगर निकालते हैं हम, जो याद करने की वैल्यू है वो कितनी है, 1.5 या 1.8 लीटर पर डे। इतना ही यूरिनेशन करता है एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे हमने 180 लीटर यूरिन इकट्ठा किया।
मतलब इसका कितना करना है हमको, 1.8 लीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब हमने मोटा मोटी हिसाब लगाया एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो कितना बेटा कि हम 99% यूरिन को फिर से क्या कर लें, रीअब्जॉर्ब कर लें। मतलब जो फिल्ट्रेट निकाला हमने उसमें से 99 को क्या कर लें, रीअब्जॉर्ब। तो हमारी दूसरी जो कंडीशन आएगी या दूसरा जो मेथड आएगा वो आएगा क्या, रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा मेथड हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, रीअब्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब रीअब्जॉर्प्शन में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली जो भी फिल्ट्रेट हमने निकाला, फिल्ट्रेट जो हमने निकाला उसको वापस से क्या कर रहे हैं, री एब्जॉर्ब। वापस से क्या कर रहे हैं, री एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उसका एक और नाम है, जो भी आप याद कर लो, क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, रीएब्जॉर्प्शन। अब बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन में होता क्या है, चलो देखते हैं। देखो रीएब्जॉर्प्शन में हमने क्या किया, जो भी चीजें निकाली हमने, देखो अगर डायग्राम में समझने की कोशिश करें तो डायग्राम ये रहा हमारे पास में। और डायग्राम में हमने किया क्या था कि बोमन्स कैप्सूल के अंदर से, यहाँ पे देखो ये जो आर्टरी आ रही है ये वाली है कौन सी, एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये जो निकल रही है ये वाली कौन सी है, इफरेंट आर्टियोल है। देखो डायग्राम में इसका डायमीटर बड़ा है और इसका डायमीटर छोटा। तो इन वेसल्स के अंदर से बोमन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस डायग्राम को और नीचे बना लेते हैं। तो एक रफली सा डायग्राम बनाते हैं, हम रफ सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो हमने एक डायग्राम बनाया, ये देखो इस साइड डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमने क्या बना लिया, बोमन्स कैप्सूल, और बोमन्स कैप्सूल के जस्ट नीचे कौन स्टार्ट हो जाता है, रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो कौन है, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो हमने पीसीटी बना लिया। फिर पीसीटी के आगे कौन स्टार्ट हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद वापस से चला जाएगा वो ऊपर। इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं। ये हमने बना लिया क्या, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के बाद हम क्या बनाएंगे, लूप ऑफ हेनले के बाद स्टार्ट हो जाएगी क्या, डीसीटी। और फिर वो डीसीटी आगे जाके किस में मर्ज हो जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके वो क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी बच्चा लोग यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या बना ली, एक कलेक्टिंग डक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। ये रही हमारी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हमारा मोटा मोटी से क्या बन गया, एक डायग्राम बन गया, किसका, नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन का जो डायग्राम है इसके अंदर क्या आएगी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स आएंगी, हैवी ब्लड सप्लाई होती है ना। तो यहाँ पे हमने क्या बनाई, ब्लड वेसल्स बनाते। चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो हमने बोला एफरेंट आर्टियोल का साइज बड़ा है, वो बोमन्स कैप्सूल में आएगी और बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और जब वो बाहर निकलेगी इफरेंट आर्टियोल, तो उसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया साइज में। ठीक है, यहाँ पे जैसे फ्लूइड है। अब यही जो इफरेंट आर्टियोल बाहर निकल रही है बेटा, यही क्या करेगी, इस पूरे रिनल ट्यूब के ऊपर क्या करेगी, लूप बनाएगी ऐसे। तो हम डॉटेड डॉटेड शो कर देते हैं इसको। यहां से वो आई और यहाँ पे क्या कर रही है, इस पूरे पे क्या बना रही है, लूप बना रही है ऐसे। यहाँ पे पूरे पे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो ये पूरे डायग्राम पे हम ब्लड वेसल्स बना लेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्या, हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, री एब्जॉर्प्शन। अब देखो रीएब्जॉर्प्शन में होगा क्या, देखो बोमन्स कैप्सूल के अंदर तो ब्लड आ ही चुका था। ठीक है, अब इसको रीएब्जॉर्ब करना है तो हम सबसे पहले रीएब्जॉर्प्शन कराएंगे कहां से, पीसीटी से। इसका क्या नाम है, पीसीटी। ठीक है, अब पीसीटी के पास में क्या लगी हुई होंगी, ब्लड वेसल्स लगी हुई होंगी ना। तो यहां में हमने एक ब्लड वेसल बना ली, देखो यहाँ इस साइड भी ब्लड वेसल है। ये क्या है नीचे, लूप ऑफ हेनले, इसके पास भी ऐसे ब्लड वेसल होगी। ये क्या है हमारा,
डीसीटी, इसके पास भी ऐसे ब्लड वेसल होगी, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, इसके पास भी क्या होगी, ब्लड वेसल होगी। ठीक है, अब देखो ब्लड आया कहाँ पे, पीसीटी के अंदर, तो यहाँ पीसीटी के अंदर वो कोलाइडल सॉल्यूशन आया होगा जो ब्लड में से फिल्टर हुआ था, जो फिल्ट्रेट हमने बनाया था वो यहाँ भी आया, ये पूरी वेसल के अंदर ही होगा वो फिल्ट्रेट तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीसीटी के अंदर से उसको वापस से क्या करा देंगे, रीएब्जॉर्ब। रीएब्जॉर्ब कराने का मतलब है क्या, इस नेफ्रॉन के अंदर, इस नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, जो रीनल ट्यूब है, इसके अंदर जो फिल्ट्रेट इकट्ठा किया था, उस फिल्ट्रेट में से वापस से काम की चीजों को हम क्या कर लें, रीएब्जॉर्ब कर लें। देखो बोमन्स कैप्सूल में जब चीजें फिल्ट्रेट बनी, फिल्ट्रेट में कन्वर्ट हुई, तो वहां पे क्या हुआ, कोई पार्शियलिटी नहीं थी, प्रेशर की वजह से क्या हुआ, चीजें फिल्ट्रेट होती गई, फिल्टर होती गई, और नीचे फिल्ट्रेट इकट्ठा होता गया, तो उसमें काम की चीजें भी फिल्टर हो गई और बिना काम की चीजें भी फिल्टर हो गई। तो अब ह्यूमन बॉडी करेगी क्या बेटा, कि जितनी भी काम की चीजें उनको वापस से क्या करेगी, उस पीसीटी के अंदर से कलेक्ट कर लेगी, तो पीसीटी के अंदर से ये वापस आ गई इसके अंदर। ठीक है, तो हमने बोला रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सबसे पहले बात करें किसकी, पीसीटी की, तो यहां से हम क्या करेंगे, पीसीटी में क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां से होगा, पीसीटी से, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होगा। ठीक है, तो पीसीटी से इकट्ठा हुआ और कहां होगा, डीसीटी में भी वापस से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में भी क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, और कलेक्टिंग डक्ट से भी क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। तो आपको डायरेक्शन याद रखनी है क्या, कि रीएब्जॉर्प्शन में हो क्या रहा है, रीनल ट्यूब से कहां जा रहा है, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, डायरेक्शन याद रखनी है, रीएब्जॉर्प्शन कहां से कहां हो रहा है, रीनल ट्यूब से ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है। देखो यहां भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, ये लूप ऑफ हेनले के अंदर भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये क्या है, डीसीटी, और ये क्या चीज है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहां से भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, इसके अंदर भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, और कलेक्टिंग डक्ट से भी रीएब्जॉर्प्शन होगा। अब रीएब्जॉर्प्शन तो हमने करवा लिया, अब ब्लड के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी रही होंगी ना, जब ये फिल्ट्रेट यहां से ब्लड वापस निकला बाहर, देखो यहाँ पे प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेट इकट्ठा तो हुआ नीचे, पर जब ये ब्लड यहां से बाहर निकला तो हो सकता है कुछ टॉक्सिक चीजें, कुछ एक्सेसिव सोल्ट फिल्टर ही नहीं हुए हो, जब वो फिल्टर ही नहीं होंगे तो नीचे नहीं गए होंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगी, ब्लड क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी क्या करेगी, जो भी बेकार चीजें ब्लड में बच गई थी उनको वापस से कहां ट्रांसफर कर देगी, उस रीनल ट्यूब में। तो हमने बोला क्या, कि यहां से इसके अंदर कुछ चीजें काम की भी होंगी, बेकार भी होंगी, तो उनको क्या करेंगे हम, वापस से किस में भेज दें, इस रीनल ट्यूब में, वापस से किस में भेज दें, रीनल ट्यूब में। ऐसे ही डीसीटी में से भी, ऐसे ही कलेक्टिंग डक्ट में से भी। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट बनेगा इसके अंदर वो क्या बनेगा, सीक्रेशन। थर्ड टॉपिक बनेगा क्या, सीक्रेशन। तो सीक्रेशन में हम क्या बोलेंगे, जो भी वेस्ट है, वेस्ट हो गया जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, एक्सेसिव सोल्ट है, या फिर आयंस है। ठीक है, जैसे वाटर ही मान लो, वाटर भी एक्सेसिव हो जाता है तो वेस्ट ही, एक तरीके से कोई काम नहीं आ रहा ना बॉडी में, तो उसको भी बाहर निकालना है। तो इन सारी चीजों को क्या कर रहे हैं हम, वापस से रिमूवल कर रहे हैं। कैसे रिमूवल कर रहे हैं, थ्रू सीक्रेशन। तो सीक्रेशन कहां से कहां करेंगे हमेशा, ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल टू रीनल ट्यूब के अंदर करेंगे हमेशा सीक्रेशन को। ठीक है, ब्लड वेसल टू रीनल ट्यूब। तो हमने बोला क्या, कि ये जो ब्लड वेसल थी, जितनी भी ब्लड वेसल्स थी, इनमें से वापस से कहां जा रहे हैं अपन, रीनल ट्यूब के अंदर। ठीक है, ब्लड वेसल्स बना ही लेते हैं, चलो ये लो, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, तो हमने बोला क्या, कि हम क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल से रीनल ट्यूब में डाल रहे हैं चीजों को वापस से। ठीक है, ओ सॉरी गलत एरो लगा दिया, ब्लड वेसल से रीनल ट्यूब की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला क्या, कि यहां वाली डायरेक्शन में क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या फिर बोलो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, यहां पीसीटी के अंदर ये जो हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और यहां वाले एरिया में क्या हो रहा है हमारे पास में, सीक्रेशन। इन सारी चीजों के बाद, ये सब कुछ होने के बाद, जो भी यूरिन लेफ्ट आउट बचेगा बेटा, मतलब जो भी फिल्ट्रेट बचेगा, जो भी फिल्ट्रेट बचेगा, और जो फिल्ट्रेट बच के कहां से बाहर आएगा, कलेक्टिंग डक्ट से ही बाहर आता है फिल्ट्रेट। ठीक है, जो भी फिल्ट्रेट बचा, और जो भी फिल्ट्रेट बच के कहां से आया, कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आया।
ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यूरिन। उसी को क्या बोलेंगे, यूरिन। ठीक है, और यूरिन कितना प्रोड्यूस होता है एक ह्यूमन में, 1.5 से 1.8 लीटर पर डे, इतना यूरिन हम बनाते हैं। ठीक है, जो इनिशियल हमने फिल्ट्रेट निकाला था उसकी कंसंट्रेशन से कंपेयर करें, इनिशियल फिल्ट्रेट जो निकाला था उससे लगभग 4 गुना कंसंट्रेटेड निकलता है यूरिन। ठीक है, तो होप सो आपको यूरिन फॉर्मेशन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है क्लास 10th की बायोलॉजी से रिलेटेड, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे वीडियो लेक्चर के थ्रू। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।